डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पर मुख्तलिफ जंगों को रुकवाने के मुतल्लिक बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं कि कैसे मेरी वजह से दुनिया में अमन है और मैंने लाखों की जानें बचाई, और ये कि जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा कोई और सदर या कोई और रहनुमा नहीं कर सकता। वो जहाँ ये झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पर्दे के पीछे अमेरिका की जंगी साजो सामान यानी वेपन इंडस्ट्री पहले से कहीं ज़्यादा पैसा छाप रही है। दुनिया में क्राइसिस और वॉर्स बढ़ रही हैं, और इसी के साथ इन वॉर्स में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स की खरीदो फरोख्त और इनका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ये वेपन सिर्फ बेचता ही नहीं है, बल्कि वो इसके साथ एक नैरेटिव भी बनाता है कि ये सब तो अमन के लिए किया जा रहा है। I ended 7 wars. Actually, 8 wars. I got that war stopped. No, I ended 8 wars and 8 wars I ended. I would Say, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives. जब वियतनाम में जंग हो रही थी तो अमेरिकन इंडस्ट्रीज ही वो थी जिन्होंने वो बंदूकें बनाई थी जो वियतनाम वार में इस्तेमाल हुई थी, और इससे इन्होंने तकरीबन 190 मिलियन डॉलर तक का रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया। फिर 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर हमला किया, तो हमले के दौरान इन्हीं अमेरिकन कंपनियों के स्टॉक 2001 के बाद हैरान कुन तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखे गए, और 2020 तक इनमें 900% का इजाफा देखा गया। इसी तरह यूक्रेन में जंग के दौरान जब अमेरिका ने अरबों डॉलर्स को इन्वेस्ट किया, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एवरेज 7% तक कमी देखी गई। मगर अमेरिकन वेपन प्रोडक्शन कंपनीज के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। तो लिहाजा जब पॉलिटिशियंस आपको टीवी पर आकर अमन का चूरन बेचते हैं, तो इसके पीछे हर गुजरते हुए लम्हे के साथ जंग का कारोबार दुगना होता जाता है। और अमेरिका को ये बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि ये कारोबार वो है जिसमें हरगिज कोई नुकसान नहीं, इसलिए ये सबसे बड़ा स्टार्टअप है जो इन्होंने खुद अमेरिका में बनाया। ये बात है वर्ल्ड वार 2 की, जब हिटलर ने यूरोप पर हमला करना शुरू किया, लेकिन इस सब में अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें सिर्फ एक चीज पसंद थी, और वो थी ट्रेड। इन्हें जंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इनकी आर्मी भी दुनिया में 19वें नंबर पर थी, यहाँ तक के साइज के लिहाज से पुर्तगाल से भी नीचे। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को कुछ होलनाक हुआ, जिस दिन अमेरिका पर अचानक हमला हुआ। जापान ने अमेरिकी बहरी अड्डे पर अचानक हमला किया और 2400 अमेरिकियों को हलाक कर दिया। तब जापान एक बड़ी शाही ताकत बन चुका था। इसके पास दुनिया की बेहतरीन फौज और बेहतरीन इकोनॉमी थी। लेकिन अमेरिका पर हमले की वजह यह थी कि इसने जापान को तेल की बरामदात बंद कर दी थी, जिससे जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और दूसरी तरफ अमेरिका चीन को तेल और दूसरा सामान मुहैया कर रहा था जो जापान के साथ जंग में था। अमेरिका पर अचानक हमले के बाद अब अमेरिका भी इस जंग का मुकम्मल तौर पर बाकायदा रुकन बन चुका था। अमेरिका ने फौरन से जंगी साजो सामान और वेपन्स की प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया। पूरा मुल्क जंगी नारों से गूंज रहा था। लेकिन अमेरिका को यहाँ एक बड़ा मसला था। अमेरिकन कंपनियां जंग में इंटरेस्टेड नहीं थी। अमेरिका के पास सिर्फ 17 जंगी जहाज थे। अमेरिकन कंपनियां जंग में इन्वेस्टमेंट से डर रही थी, क्योंकि जंग का कोई भी भरोसा नहीं था, ये कभी भी खत्म हो सकती थी। लिहाजा अमेरिकन हुकूमत ने एक लाजवाब तरीका निकाला। इन्होंने कंपनियों के साथ गारंटी शुदा प्रॉफिट के वादे किए, जिसमें कुल इन्वेस्टमेंट का कम से कम 10% प्रॉफिट हुकूमत की तरफ से दिया जाना था। इस नई पॉलिसी के साथ कुछ ही दिनों में फैक्ट्रियों में कारों और दूसरे सामान की जगह अब मिलिट्री ट्रक और वेपन बनाए जाने लगे। हुकूमत ने खुद इन प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट किए, और यूं 4 से 5 सालों में अमेरिका के पास जदीद तरीन वेपन्स और आर्मी मौजूद थी। तो इस तरह जैसे जापान ने अमेरिका को हैरान किया था, अब अमेरिका ने भी जापान को 2 एटॉमिक बॉम्ब्स के साथ हैरान परेशान कर दिया। 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए गए। इस तरह जापान ने हथियार डाल दिए और हिटलर की मौत के साथ ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई। ज्यादातर लोगों ने सोचा कि अब अमेरिकन फौज तहलील हो जाएगी और अमेरिका अपनी डिफेंस पर इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा। लेकिन अब मसला यह था कि अमेरिका इस सब में इस कदर इन्वेस्टमेंट कर चुका था कि इनके पास अब दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स थी, और डिफेंस इंडस्ट्री जीडीपी का तकरीबन 40% तक थी। लिहाजा इस बड़ी इन्वेस्टमेंट से मुनाफे के लिए जरूरी था कि तनाज़ात और वॉर्स जारी रहें। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका को कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन इन वेपन्स का क्या किया जाता? इसलिए अब अमेरिका के पास एक दुश्मन का होना बहुत जरूरी था, और ये दुश्मन सोवियत यूनियन निकला। 1947 में अमेरिकन लीडर्स ने ऐलान किया कि वो दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह के कम्युनिज्म के खिलाफ है। ये वो वक्त था जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया और इसको एक विलन के तौर पर जाहिर किया। तकरीरें, न्यूज़पेपर, हॉलीवुड मूवीज, यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम में भी अवाम के जहनों में डाला गया कि सोवियत यूनियन से बहुत खतरा है। इस तरह अवाम ने सिर्फ उन पॉलिटिशियंस को वोट दिए जो सोवियत यूनियन के खिलाफ थे। इसके बाद अमेरिका में होलनाक किस्म के फैसले होने लगे।
1954 में वियतनाम दो हिस्सों शिमाली और जनूबी वियतनाम में तकसीम हो गया। शिमाली वियतनाम कम्युनिस्ट जबकि जनूबी गैर कम्युनिस्ट था। तब तक अमेरिका को वियतनाम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1960 के बाद मीडिया और न्यूज़पेपर्स के जरिए यह तासुर दिया जाने लगा कि वियतनाम पर कम्युनिस्ट लोग कब्जा कर रहे हैं और कब्जे को रोकना अमेरिका और इसके शहरियों का इखलाकी फर्ज है। और इस बुनियाद पर वियतनाम में 5,30,000 अमेरिकन फौजियों को भेजा गया। हर साल 50 से 90 बिलियन डॉलर तक खर्च किए गए और तकरीबन 1965 से 1975 के दरमियान 40 लाख टन बम गिराए गए, जिससे लाखों लोग मरे। लेकिन इस सब के पीछे अमेरिकन कंपनियां लाखों नोट छाप रही थी। इस वियतनाम वॉर के मॉडल से हर किसी को फायदा हुआ। पॉलिटिशियंस ने इससे वोट हासिल किए और अमेरिकन कंपनियों ने लाखों बिलियन डॉलर्स कमाए। 19 साल 5 माह और 29 दिन के बाद भी अमेरिकन मिलिट्री जनूबी वियतनाम को ना बचा सकी और शिमाली वियतनाम के फौजियों ने मुकम्मल मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लिया। और यूं 19 साल बाद अमेरिका ने वियतनाम को लावारिस छोड़ दिया। लेकिन अमेरिका ने वियतनाम जंग के बाद ईरान और इराक में खलीजी जंग की फंडिंग का काम शुरू कर दिया। इन्होंने 1974 में सद्दाम हुसैन की मदद की और इसे इराक पर हुकूमत करने में हमायत दी। फिर जब वो बहुत ताकतवर हुआ और इसने कुवैत पर हमला किया तो अमेरिका को एहसास हुआ कि ये शख्स तो काबू से बाहर है और इसे दहशतगर्द करार दिया और फिर फांसी दे दी। इसके बाद सोवियत यूनियन और मिडिल ईस्ट में वेपन्स की इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो चुकी थी। अमेरिका ने इन्हीं दिनों में अफगानिस्तान का रुख किया और फिर 2001 में 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और सिर्फ इस बना पर कि ओसामा बिन लादेन और इसके नेटवर्क को खत्म किया जाए। और फिर तकरीबन 10 साल तक इन्होंने ओसामा बिन लादेन के साथ आंख मचोली खेली और फिर एक दिन ये खेल खत्म हुआ और ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। मगर इसके बाद भी अमेरिका ने मजीद 10 साल अफगानिस्तान के ठंडे पहाड़ों में गुजारे और यूं 21 साल के कब्जे के बाद अमेरिका अफगानिस्तान को गुर्बत और मायूसी में छोड़कर खुद फरार हो जाता है। इस जंग में $2 ट्रिलियन की रकम खर्च हुई, जिसके बाद भी अफगानिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि उल्टा इससे शदीद तबाही हुई। लेकिन इस बार भी अमेरिकन वेपन प्रोडक्शन कंपनियों ने बेहद पैसा कमाया और अब 2022 में एक नया एडिशन भी जारी किया गया जिसमें यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिकन वेपन्स को बेचा गया और इस सब से अमेरिका ने खूब रकम हासिल की। तो ये वो कम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेशन खूब फायदा हासिल करते हैं। लेकिन ये वो डॉलर हैं जो शदीद तबाही के बदले हासिल होते हैं। जितनी ज़्यादा और देर तक तबाही जारी रहेगी उतने ज़्यादा और देर तक डॉलर्स आते रहेंगे। तो यूँ दुनिया में हर वॉर में अमेरिका खुद को शामिल करता है और फिर लाखों ट्रिलियन डॉलर्स को कमाता है और फिर आखिर में ये कहा जाता है कि ये सब तो मकामी लोगों की हिफाजत और उनके अमन के लिए किया गया।